ऊर्जा परिवर्तन का दौर चल रहा है, एनर्जी ट्रांजिशन का दौर चल रहा है और इसमें 4 धातुएं बहुत अहम साबित होने वाली हैं। लिथियम, कोबाल्ट, निकिल और कॉपर और साथ ही साथ रेयर अर्थ एलिमेंट। ये आने वाले समय में सबसे ज़्यादा महत्व इन्हीं धातुओं का, तत्वों का होने वाला है, क्योंकि पूरी तरीके से ऊर्जा का परिदृश्य बदल रहा है। जहां 18वीं शताब्दी तक कोयला पूरे आर्थिक गतिविधियों का नेतृत्व कर रहा था, क्योंकि कोयले से ही स्टीम इंजन बन रहा था, वहीं पे 20वीं शताब्दी में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ने आर्थिक गतिविधियों का नेतृत्व करना शुरू कर दिया, क्योंकि इन्हीं के कारण ही ऊर्जा का नेतृत्व हो रहा था। वहीं 21वीं सदी में माना जा रहा है कि अब मेटल एनर्जी का दौर आ रहा है, क्योंकि बैटरी का दौर आ रहा है, पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दौर आ रहा है। आज के संवाद श्रृंखला में हम लोग इसी मुद्दे पर बात करेंगे। आप सभी लोगों को पता है कि वर्तमान में चौथी औद्योगिक क्रांति के दौर में हम लोग प्रवेश कर गए हैं। चौथी औद्योगिक क्रांति के दौर में लगभग मशीनें ही मशीनों को चलाएंगी और मशीनें ही सारी गतिविधियों का नेतृत्व करेंगी। इस बात से आप परिचित होंगे। इसका मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स का ही दौर होगा, लेकिन उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का कॉम्बिनेशन होगा, ऑटोमेशन होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब इतनी ज़्यादा उपयोग में लाई जाएंगी तो निश्चित रूप से एक स्थान पर रख करके तो प्रयोग में लाई नहीं जा सकती, पोर्टेबल होंगी। जैसे आज मोबाइल आप देखिए, टैबलेट देखिए, लैपटॉप देखिए, कैमरे देखिए, ये सब पोर्टेबल डिवाइस हो गई है। इवन गाड़ियाँ भी पोर्टेबल ही हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं। या बाइक आप देख रहे होंगे, स्कूटी, बाइक, ये सब जो है पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही मान सकते हैं। यद्यपि ये ऑटोमोबाइल की डिवाइस हैं, लेकिन ये सब बैटरी के द्वारा संचालित हो रही हैं। जो भी चीज़ें पोर्टेबल होती है उनमें बैटरी की ज़रूरत होती है, और बैटरी की ऊर्जा अगर बहुत सघन नहीं होगी तो बैटरी की ऊर्जा पर विश्वास नहीं होगा। बहुत लोग आज भी कार खरीदते समय हिचकिचाते हैं कि बैटरी वाली कार नहीं खरीदेंगे, क्योंकि चार्ज करने के बाद 200, 300, 400 किलोमीटर से दूर नहीं जाएगी। और मान लीजिए दिल्ली से आपको लखनऊ जाना है तो 500 किलोमीटर हो जाता है, इसका मतलब बीच में गाड़ी बंद हो सकती है। या दिल्ली से जयपुर जाना है, 300 किलोमीटर है, गाड़ी बीच में बंद हो सकती है। दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है या देहरादून जाना है, तो इस तरीके से लोगों के मन में एक संशय का भाव है। यही कारण है कि बैटरी आधारित जो हाइब्रिड या जो कारें आ रही हैं, उनको लोग उतना तेज़ी से परचेज नहीं कर पा रहे। या तो उसमें दोनों ऑप्शन हो कि भाई बैटरी भी हो और साथ में पेट्रोल और डीजल से भी वो संचालित हो। तो हाइब्रिड तमाम ऑटोमोबाइल्स में ऐसी सुविधा है, लेकिन कंप्लीट बैटरी आधारित चीज़ों की डिमांड अभी उतनी नहीं बढ़ पा रही। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जो भी बैटरी हम प्रयोग करते हैं उसको बार बार चार्ज करना पड़ता है। अगर ऐसी सुविधा हो जाए कि बार बार चार्ज ना करना पड़े, तो निश्चित रूप से एक बड़ी क्रांति बैटरी के माध्यम से संभव हो सकती है। और इसी बैटरी को महाक्रांति में बदलने की क्षमता रखने वाली 4 धातुएं बहुत अहम हैं: लिथियम, कोबाल्ट, निकिल और कॉपर। और कहा जाता है यही 4 धातुएं ही पूरे अर्थव्यवस्था को लीड करेंगी। थोड़ा बैटरी के बारे में आप समझ लीजिए। वैसे बैटरी आज के लगभग 200 वर्ष पहले बनाई गई, और शुरू में जो बैटरी बनाई गई, अब उस पर मैं जाना नहीं चाहूँगा, नहीं तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक समझाना पड़ेगा। करंट, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बात करना पड़ेगा, स्थिर वैद्युत की और विद्युत धारा के बारे में। लेकिन 200 वर्ष पहले बनाई गई, उसमें उतनी क्षमता नहीं थी। फिर जो है थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ, लेकिन बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। इसी कोरोना के दौर में इसी हमारे मुखर्जी नगर में और सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट और आसपास के क्षेत्रों या बहुत जगहों पर आपने देखा होगा कि जो गाड़ियां 2-3 महीने तक बंद रहीं, सबकी बैटरी ख़राब हो गई। समझिए 5 से 10,000, 15,000, 20,000 सबको दोबारा नई बैटरी हमको स्वयं लगवाना पड़ा। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बैटरी ख़राब हो जाती है या बैटरी कंटिन्यूअस एनर्जी की सप्लाई नहीं कर पाती। इसमें बदलाव कैसे होगा? जैसे एक लिथियम का एग्जांपल दे करके आपको समझाते हैं। बैटरी में 2 चीज़ें होती हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। कैथोड धातु का बना होता है और जो एनोड होता है
जो है सामान्यतः इसमें अधातु का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ग्रेफाइट वगैरह का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन कैथोड से कैटायन निकलते हैं, एनोड से एनायन निकलते हैं। तो जो कैथोड होता है, कैथोड पे ही सारी बात आप सुनने का प्रयास करिए, क्योंकि मैं बैटरी के बारे में तो बात पूरी तरीके से नहीं कर रहा हूँ। एक मुद्दा हमारा है मेटल एनर्जी। तो जो कैथोड है, जिसको कैथोड आप कहते हैं, कैथोड धातु का बना होता है, इसी से धातु के आयन निकलते हैं। जब हम मैग्नीशियम, कैल्शियम या सोडियम से कैथोड बनाते हैं तो उसके आयन बड़े होते हैं, तो उसके आयन निकल करके एनोड की तरफ जाते हैं, ताकि एक डिफरेंस क्रिएट हो, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो, विभवांतर बने और विद्युत धारा उत्पन्न हो। तो ऐसे में कैथोड खराब हो जाता है, जिसके नाते बैटरी जल्दी खराब हो जाती है। लेकिन अगर लिथियम का कैथोड बनाते हैं तो लिथियम के आयन बहुत छोटे होते हैं, और बहुत छोटे होने के नाते कैथोड जल्दी खराब ही नहीं होता, इसलिए बैटरी जल्दी खराब नहीं होती। दूसरा, लिथियम बहुत हल्की धातु है, हल्का होने के नाते बैटरी भी बहुत हल्की होती है, और रिचार्ज करना भी बहुत आसान होता है, और ज़्यादा समय तक इसमें चार्ज स्टोर रहता है और ख़राब भी नहीं होती। मतलब इतनी सारी विशेषताएं हैं। इसी तरीके से निकिल, कोबाल्ट और इन सब के माध्यम से भी इस समय आप देखिए तो लिथियम आयन बैटरी सबसे एडवांस बैटरी मानी जाती है। 2019 का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया लिथियम आयन बैटरी के लिए, और लिथियम आयन बैटरी ने कमाल कर दिया है। अगर आप देखेंगे ये जो आपका जितने भी आज के एडवांस 5G वाले फ़ोन हैं या टैबलेट है या लैपटॉप है, इसमें तो एक बड़ी क्रांति महसूस हो रही है, क्योंकि अगर आप चार्ज करते हैं तो आप ऐसी डिवाइस भी आ गई है जिसको आप 3 दिन 5 दिन तक भी चार्ज ना करें तो उसको प्रयोग में ला सकते हैं। तो ये लिथियम आयन बैटरी के कमाल के कारण ही हुआ है। इसके अलावा निकिल कोबाल्ट बैटरी भी गाड़ियों में बहुत बड़ी क्रांति कर रही है, स्कूटी बाइक में बहुत बड़ी क्रांति कर रही है, क्योंकि उसके माध्यम से भी लंबे समय तक चार्ज को टिका कर रखना संभव हो पाता है और बैटरी की लाइफ को बढ़ाना संभव हो पाता है। इसी नाते लिथियम, निकिल, कोबाल्ट और कॉपर एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभा रहा है, और आने वाले समय में पूरे विश्व की रणनीति इसी पर बन रही है। इवन अमेरिकी विदेश मंत्रालय की रणनीति आपने देखा होगा, 21 धातुओं पर, तत्वों पर उन्होंने रणनीति पेश की है, जिसमें 17 रेयर अर्थ एलिमेंट वाली धातुएं हैं और ये 4 धातुएं यहीं पे हैं, 4 तत्व यहीं पे हैं, यही है। अब देखिए, जिस देश में लिथियम का, या तो जिस देश में इन धातुओं के भंडार हैं, वो महत्वपूर्ण देश साबित होते जा रहे हैं। जैसे पश्चिमी एशिया का महत्व क्यों था, खाड़ी के देशों का महत्व क्यों था, क्योंकि खाड़ी के देशों के पास तेल था, पेट्रोलियम था, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे ओमान हो, चाहे UAE हो, कतर हो, बहरीन हो, कुवैत हो, इराक हो, ईरान हो, इनके पास क्या था? यही मात्र पेट्रोलियम था, जिसके नाते यह एक प्रभावी देश के रूप में उभरे थे। दुनिया के हर देशों द्वारा इनसे संबंध बनाना मजबूरी हो गया था, क्योंकि पेट्रोलियम से ही सारी जो है चीज़ें संचालित हो रही थी, ऊर्जा का यह केंद्र बन गया था। लेकिन आने वाले समय में ये सब देश भिखारी देश बन जाएंगे। अभी आपने देखा होगा कि COP26 के सम्मेलन में 40 से अधिक बड़े देशों ने निर्णय लिया कि 2040 के बाद वो पेट्रोलियम और डीजल का बिक्री होने ही नहीं देंगे। मतलब पेट्रोल पंप समझिए 2040 तक ख़त्म हो जाएंगे, और अभी हम 2023 में बात कर रहे हैं। मतलब अब आने वाले 16 वर्षों में सारा ये खेल ही बिगड़ने वाला है। और जब पेट्रोलियम और गैस का दौर ख़त्म होगा तो फिर किस चीज़ का महत्व होगा? यही लिथियम, निकिल, कोबाल्ट और कॉपर का। अब जिन देशों के पास या तो ये धातुएं हैं वो महत्वपूर्ण हो जाएंगे, या जिनके पास इनको रिफाइन करके उपयोग में लाने की क्षमता है। तो दुनिया में सबसे अधिक धातुओं को रिफाइन करने की क्षमता तो चीन के पास है, और चीन का कब्जा रेयर अर्थ एलिमेंट पर भी 90% है। तो ऐसे में देखा जाए तो चीन ने बढ़त ले ली है। इसका मतलब चीन, और वैसे भी चीन लगभग 20 वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहा है, लेकिन अब आने वाले समय में हर देश को अपनी रणनीति बदलना होगा। जैसे आप देखिए, अभी बहुत बड़ा भंडार लिथियम का हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में मिला है, वो तो आप जान रहे हैं, और रेयर अर्थ एलिमेंट का भंडार आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ज़िले में मिला है। लेकिन अभी बहुत बड़ा भंडार बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना में मिला है। आपने सुना होगा एक मरुस्थल है आटाकामा, एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता। आटाकामा मरुस्थल में एक जगह है अरिका, एक जगह है एंटोफोगस्टा,
अरिका आपने सुना होगा दुनिया की सबसे शुष्कतम जगह है। जैसे मानिसराम जो मेघालय में है, खासी पहाड़ी में, वो सबसे आर्द्रतम जगह है, सबसे वर्षा वाली जगह है। ऐसे सबसे कम वर्षा वाली जगह जानते हैं आटाकामा मरुस्थल में अरिका में है। और एंटोफोगस्टा जो है नाइट्रेट पोर्ट के रूप में जाना जाता है, नाइट्रेट पत्तन के रूप में जाना जाता है, लेकिन अब ये सब जगह लिथियम क्षेत्र के रूप में जाना जा रहा है। आटाकामा मरुस्थल में दुनिया का सबसे अधिक लिथियम है, लेकिन आटाकामा मरुस्थल एक देश में नहीं है, ये चिली में नहीं है और ये केवल अर्जेंटीना में नहीं, ये बोल्विया, मतलब बोल्विया, चिली, अर्जेंटीना, ये तीनों देशों में ये मरुस्थल फैला हुआ आटाकामा मरुस्थल। और इसी मरुस्थल में चूँकि जहाँ शुष्कता होती है वहाँ नमक ऊपर आ जाता है। कभी आप राजस्थान में जाकर देखिए तो पश्चिमी राजस्थान, मारवाड़ का जो क्षेत्र है, शुष्कता के कारण नमक की परत ऊपर आ जाती है। तो तमाम लवड़ी झीलें आप देख रहे होंगे और नमक बनाने का काम भी होता है, चाहे नागौर की डिडवाना हो, चाहे जयपुर की सांभर झील हो, या पंचपदरा झील आप देखिए उधर बाड़मेर की, इन सभी जगहों पर नमक बनाने का काम होता है। ऐसे आटाकामा मरुस्थल एक शुष्क मरुस्थल है और शुष्क मरुस्थल होने के नाते बहुत सारे नमक के कण ज़मीन पर ऊपर आ जाते हैं और जब इन्हीं नमक के कणों को खोदा जाता है तो इसके नीचे जो है जो नमक पाए जाते हैं, मतलब जो बाकी जो कण पाए जाते हैं, उसी में लिथियम के आयन बिखरे हुए होते हैं, मतलब लिथियम बिखरी हुई रूप में पाया जाता है। फिर इसको क्या किया जाता है, वहाँ से निकाल करके बगल में ही तालाब बनाए जाते हैं, उसमें ले जा करके इसको डाल दिया जाता है और पानी चूँकि गर्म है ही है, वहाँ पे गर्मी है ही, तो पानी वाष्पीकृत होकर के ऊपर चला जाता है। फिर जो नीचे बचता है उसमें लिथियम का कंटेंट, कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और उसी को रिफाइन करके लिथियम निकाला जाता है। वर्तमान में दुनिया में सबसे अधिक लिथियम, अगर आपने 2 साल पहले पढ़ा होगा, सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक लिथियम है, किसी ने सुना होगा चिली में सबसे अधिक लिथियम है, लेकिन वर्तमान में सबसे अधिक लिथियम बोल्विया में है, फिर चिली में है, फिर अर्जेंटीना में है। मतलब ये देश जो आटाकामा मरुस्थल के क्षेत्र वाले देश हैं, ये एक ट्रायंगल बन रहे हैं पूरी दुनिया के आकर्षण का। मतलब जैसे खाड़ी के देशों में सऊदी अरब की वैल्यू थी, ईरान, इराक, यूएई की वैल्यू थी, वैसे आने वाले समय में अब किसकी वैल्यू होने वाली है, बोल्विया, चिली, अर्जेंटीना जैसे देशों की वैल्यू होने वाली है, क्योंकि लिथियम में बहुत बड़ा इनके पास डिपॉजिट है। इसी तरीके से कोबाल्ट का दुनिया का सबसे अधिक डिपॉजिट कहाँ पे है, रिपब्लिक ऑफ कांगो। रिपब्लिक ऑफ कांगो देश आपने सुना है, ये अफ्रीका महाद्वीप के इक्वेटर के आसपास देश है। वास्तव में कांगो देश से 2 देश बना है, एक का नाम हो गया जायरे, वो कहता है कांगो डेमोक्रेटिक, और दूसरा है कांगो रिपब्लिक। तो कांगो रिपब्लिक के पास दुनिया का सबसे अधिक कोबाल्ट का भंडार है और एकाएक कांगो रिपब्लिक महत्वपूर्ण हो गया और चाइना ने इसके अधिकतर खानों में निवेश भी कर दिया है। चाइना भी तो बहुत पीछे, जानते आगे आगे चल रहा है, बहुत पीछे पड़ा हुआ है इन सब चीज़ों के। अच्छा, और जो है निकिल में सबसे अधिक आगे जो है इस समय देखा जाए तो इंडोनेशिया है, और कापर डिपॉजिट में फिर चिली है। मतलब चिली के पास लिथियम भी हो गया, कापर डिपॉजिट भी हो गया। कांगो रिपब्लिक के पास जो है ये हो गया, कोबाल्ट हो गया, कापर हो गया चिली के पास, निकिल इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सब देशों के पास है। निकिल के बारे में मैंने एक बार और आपको बताया था। न्यू कैलिडोनिया फ्रांस का एक उपनिवेश है जो जीलैंडिया महाद्वीप में आता है। दुनिया का 10% निकिल उसके पास है। वहाँ भी चीन की कंपनियाँ लगी हुई हैं, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण। अभी मैक्रो गए हुए थे फ्रांस के राष्ट्रपति चीन में, तो वहाँ से खनन होगा, वहाँ जाएगा। तो कुल मिला जुला करके ये परिस्थितियाँ बन रही हैं और इसी नाते ये धातुएं एनर्जी मेटल के रूप में। अच्छा, अभी कुछ वर्षों पहले पूछा जाता था वाइट गोल्ड किसे कहा जाता है, तो आप कहते थे कि प्लेटिनम को कहा जाता है, लेकिन वो आभूषण के रूप में उसको वाइट गोल्ड कहा जाता है। आभूषण चूँकि वो गोल्ड से महंगा था इसलिए उसको वाइट गोल्ड कहा जाता था। लेकिन ये धातुएं जो लिथियम हैं, जो ये कोबाल्ट हैं, या जो ये निकिल है या कापर है, इसको भी अब वाइट गोल्ड ही कहा जाता है। लिथियम वैसे भी वाइट होती है, लिथियम वाइट कलर का होता है, और ये निकिल भी वाइट कलर का ही होता है, और ये जो है क्या नाम है, कोबाल्ट भी लगभग इसी तरीके का होता है। तो अब वाइट गोल्ड अब इन 4 धातुओं को कहा जाने लगा है। समय के साथ देखिए शब्द और उसकी उपमा भी बदल रही है।
तो ऐसे में आपको इन सभी चीज़ों से अपने को जोड़ कर रखना होगा, ताकि एग्ज़ाम में अगर ये पूछा जाए कि ऊर्जा परिवर्तन वाली धातुएं कौन सी हैं और 21वीं सदी कैसे कोयले, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बजाय धातुओं की सदी बनने वाली है और बैटरी में कैसे क्रांति आने वाली है, तो इन सभी चीज़ों से तभी परिचित रह पाएंगे जब इन सब घटनाओं को समझेंगे और इनके तारतम्य को अपने मन में बैठा करके रखेंगे। तो आज के संवाद श्रृंखला में इतना ही। कल हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, इन सबको बहुत गंभीरता से सुनते जाएं, नोट्स बनाते जाएं। आपको एग्ज़ाम में इसके माध्यम से बहुत बढ़त मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।